बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 5। हमने अध्याय 5 के थ्योरी पार्ट को पूरा कर लिया है। आज हम इसका सारांश देखेंगे, समरी देखेंगे कि आखिर हमने पूरे पाठ में क्या पढ़ा। देखो बच्चों, पूरे पाठ को पढ़ने के बाद ये तो आपको पता चल गया था कि मानव को बहुत पुराने समय से ही चुंबक के बारे में ज्ञान था। जब हम चुंबक को विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकत्व विज्ञान हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकत्व विज्ञान एक प्राचीन विज्ञान है। यह हम आसानी से कह सकते हैं। चुंबकीय विज्ञान क्या है, बहुत ही पुराना विज्ञान है। ठीक है, पुराने ज़माने में लोगों को यह भी पता था, यानी प्राचीन काल का मतलब बहुत पहले से क्या पता था कि चुंबकीय पदार्थों में उत्तर दक्षिण दिशा में संकेत करने की प्रवृत्ति होती है। पुराने समय में जब दिशा को देखना होता था तो छड़ चुंबक का ही प्रयोग करते थे, चुंबक के सुई का प्रयोग किया करते थे। एक बार तो एक राजा ने इसी के सहारे क्या हुआ, पूरा युद्ध को जीत लिया था। उन्होंने एक ऐसे रथ का निर्माण कराया जिसके अंदर एक पुतला रखा हुआ था, वो हमेशा हाथ यूं रखता था। तो वो क्या था, चुंबक था। वो चुंबक हमेशा क्या होता था, उत्तर और दक्षिण दिशा में जाता था। ठीक है, तो आगे वाला हाथ दक्षिण दिशा में, तो उस दिशा में बढ़ के उन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त कर ली थी। और भी कई है मामले इसके। चुंबक के जो सुई होती है उसकी सहायता से हम दिशाओं को देख सकते हैं। जैसे मान लो कहीं हमें दिशा भ्रम हो गया तो वहां पे अगर हमारे पास कंपास है तो उसके अंदर सुई हमेशा क्या होगी, नॉर्थ को दिखाएगी। आपने मैप देखा होगा, मैप पे भी इस तरह के निशान लगाए होते हैं और यहाँ पे क्या लिखा होता है, नॉर्थ लिखा होता है, तो नॉर्थ को दिखाता है वो। तो कुल मिला के चुंबक से दिशाओं का ज्ञान बहुत पहले से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे ये भी पता चल चुका था कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दो चुंबक को जो पास पास ला रहे थे एक जैसे को, तो एक दूसरे को क्या करते थे, दूर भाग जाते थे। वही हम घुमा के रखते थे तो बिल्कुल पास में आके चिपक जाते थे। यानी क्या हुआ, अगर ये दोनों समान ध्रुव है, यानी ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, इनको पास लाते हैं तो दूर भागते हैं। जबकि यूँ पलट दूँ, अब लाएंगे तो बिल्कुल चिपक जाएंगे। तो कुल मिला के अपने को ये पता चल गया कि अपने पास क्या होगा, नॉर्थ से साउथ क्या होगा, चिपकेगा, साउथ से नॉर्थ चिपकेगा। नॉर्थ और नॉर्थ को लेके आओगे तो क्या होगा, दूर भागेगा। साउथ और साउथ को लेके आएंगे, वो भी क्या होंगे, दूर भागेंगे। यानी एक जैसे ध्रुव हैं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत ध्रुव हैं तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ये हमने पढ़ लिया। आपको मैंने चुंबक को काट के भी दिखाया था, है ना। एक चुंबक को अगर तोड़ देते हैं बीच से तो क्या होता है, वो दो चुंबक बन जाते हैं। वो चुंबक क्या होते हैं, दो बन जाते हैं। यानी ये जैसे नॉर्थ है ये साउथ है, इसको तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं कि नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ, बीच में साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ आएगा। बस इतनी सी बात है। पहले ये बड़ा चुंबक है, इसको काट दिया तो दो क्या होंगे, छोटे चुंबक बन जाएंगे। ये भी अपने को पता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हैं। हम चुंबक के ध्रुव को क्या नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं चुंबक के अंदर विलगित ध्रुव नहीं होता है। विलगित ध्रुव का मतलब सिंगल, एक ध्रुव नहीं होता। हमेशा क्या होते हैं, वो पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक को द्विध्रुव बोलते हैं। वहाँ पे दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, साथ में हमने एक बात और पढ़ी थी कि मेरे पास एक छड़ चुंबक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण मैंने क्या मान रखा है, एम मान रखा है, और उसको मैंने क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में रख दिया। तो वहां पे देखा था मैंने, क्या देखा था, दो बल लगे थे, एक बल यूं लगा था और एक बल यूं लगा था। दोनों परिमाण में समान थे, विपरीत दिशा में थे, इसलिए इस पे लगने वाला कुल बल तो क्या हो गया था, शून्य हो गया था। लेकिन उनकी कार्यकारी रेखा एक नहीं थी, इसलिए वहां पे क्या हुआ, घूर्णन हुआ, और उस घूर्णन से जो बल लग रहा था वो कौन सा बल था, बल आघूर्ण बोला गया। और उसका मान कितना निकला था, टो बराबर आया था एम क्रॉस बी। देखा था ना अपन ने, यूं लगाया था, ये इधर घुमा रहा था और ये इसको इधर घुमा रहा था, तो इसमें क्या हुआ, घूर्णन हो जाता है, घूर्णित हो जाता है। यहाँ पे टॉक लगता है, तो टो बराबर था अपने पास एम क्रॉस बी। साथ में हमने ये भी देखा था कि इसकी स्थिति ऊर्जा क्या निकली थी, स्थिति ऊर्जा निकली थी आपका माइनस एम बी। क्या किया था वहां पे, हमने इसको क्या किया था, शून्य ऊर्जा की स्थिति लेके आए थे। शून्य ऊर्जा का मतलब क्या था, एम और बी परस्पर क्या हो, 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे यानी लंबवत हो। तो ये क्या थी, आपकी शून्य ऊर्जा की स्थिति थी। स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन की भी बात की थी, अपने को ध्यान होगा। स्थायी संतुलन क्या हुआ था, उसमें थीटा का मान 0 लिया था, और एक बार हमने अस्थायी के लिए क्या लिया था, थीटा का मान 180 डिग्री लिया था। फिर हमने क्या किया, एक छड़ चुंबक लिया, अपने पास क्या हुआ, एक छड़ चुंबक था। इसके केंद्र से हमने क्या किया, केंद्र से आर दूरी पे, ये आर क्या था, इसकी लंबाई से बहुत बड़ा था, लंबाई से क्या था, बहुत बड़ा था। उस पर हमने बी ज्ञात किया, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया। जब अक्ष के अनुदिश गए, जब हम अक्ष के अनुदिश चले तो हमारे पास बी का मान आया μ0 m बटे 2 पाई आर क्यूब। अक्ष तो अपने को पता ही था, अक्ष ये था, ये वाली रेखा क्या थी, अक्ष थी। ऐसे हम क्या करें, अक्ष के अनुदिश ना जाके हम विषुवत वृत्त के अनुदिश जाएं,
विषुवत के अनुदिश का मतलब इसके लंबवत वाली रेखा के, इस वाले पे अक्ष और निरक्ष बोला था अपन ने। इस रेखा को हमने क्या कहा था, अक्ष कहा था, और इस रेखा को हमने क्या कहा था, निरक्ष कहा था। अक्ष और निरक्ष की बात करें तो निरक्ष पे अपने पास ये सूत्र याद आया था, μ0m/4πr³। समझ गए बात को। ये सूत्रों को अपने को क्या करना है, याद भी रखना है, तभी जाके अपन कुछ एग्जाम्पल कर पाएंगे, इसके अंकित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर ये सूत्र याद नहीं हुए तो हम हल नहीं कर पाएंगे। तो अपने को फिजिक्स में क्या करना होता है, थ्योरी पार्ट तो समझना ही होता है, साथ में जो भी सूत्र होते हैं उनको क्या करना होता है, याद भी रखना होता है, जिससे हम क्या कर सकें, अंकित प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्नों को आसानी से हल कर पाए। ठीक है। फिर हमने चुंबक में गाउस के नियम की व्याख्या की, गाउस के नियम की व्याख्या की। हालांकि गाउस का नियम क्या था, विद्युत क्षेत्र में भी पाया गया था और यहाँ भी पाया गया, और इसके हिसाब से क्या हुआ था, गाउस के नियम के हिसाब से हमें पता चला था कि किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा कितना होता है, 0 होता है। हमेशा कितना होता है, 0 होता है। यानी फाई बी बराबर क्या होगा, सिग्मा बी डॉट डेल एस, इसका मान क्या होगा, 0 आएगा, है ना, सभी क्षेत्रफलों के लिए। ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम की चीज़ थी। हमने इसमें देखा कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, पृथ्वी के केंद्र पर रखे एक चुंबक के द्विध्रुव, जिसकी हमने क्या था परिकल्पना की है, उसके समतुल्य पाया गया। ठीक है। पृथ्वी के 2 ध्रुव थे, भौगोलिक ध्रुव 2 थे, एक तो क्या था, उत्तरी ध्रुव था, और दूसरा क्या था, दक्षिणी ध्रुव था। तो हमने वहां पे पाया कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के समीप के ध्रुव को हमने क्या कहा था, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जो अपनी पृथ्वी है उसके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के समीप जो ध्रुव होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ऐसा कैसा आप क्या कह सकते हैं, दक्षिण के लिए कह सकते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के समीप के ध्रुव को दक्षिण चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है। और ये जो दोनों डाइपोल बने हुए थे, ये है द्विध्रुव, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से एक छोटा सा कोण बनाता है। क्या करता है, बहुत ही छोटा कोण बनाता है। और साथ में अपने को यह भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो लगभग 4 × 10⁻⁵ टेस्ला होता है। तो इसको भी थोड़ा सा हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। फिर हमने चर्चा की कि पृथ्वी की सतह पर इसे चुंबकीय क्षेत्र का विवरण देने के लिए 3 राशियों की आवश्यकता हुई थी। 3 घटक थे अपने पास। कौन कौन से वो घटक थे, पहला घटक था चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, दूसरा घटक था आपका चुंबकीय दिक्पात, और तीसरा घटक था आपका चुंबकीय नति कोण। इनको हमने क्या कहा, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कहलाए। घटक भी बोल सकते हैं और अवयव भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय तीव्रता क्या होती है। भाई हम बात किसकी करें, चुंबकीय तीव्रता क्या होती है। मान लो कोई पदार्थ है, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 में रखा हुआ है, तो जो चुंबकीय तीव्रता होगी वो H बराबर होगा B0/μ0। ठीक है। यदि आपका पदार्थ का चुंबकन M, इसका द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति इकाई का आयतन है, तब पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0H+m। ये सारे फॉर्मूले हमने थ्योरी पार्ट में देखे। रेखिक पदार्थ के लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला, M बराबर काई H। ठीक है। कई बार इसको हम काई या जाई बोल सकते हैं। तो M बराबर क्या हो गया, काई H, और B बराबर क्या हो गया, μH। इससे हमने क्या किया, B का मान भी निकाला। ये संबंध अपने को पता चला था। ठीक है। और ये क्या कहलाती है, पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। राशियों, आपेक्षिक चुंबकशीलता एवं चुंबकशीलता में निम्नलिखित संबंध होते हैं। कौन से संबंध होते हैं, ये संबंध मैंने आपको बता दिए थे, जो कि अपने को याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये बताया था आपको μr बराबर क्या होता है, ये बताया था आपको μ/μ0 होता है, और ये वाला रिलेशन भी आपको मैंने बताया था। ठीक है। तो इन सूत्रों को भी क्या करना है, अपने को याद रखना है। इन सूत्रों को क्या करना है, याद रखना है। फिर बात करेंगे चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को कितने प्रकार से बांटा गया था। हमने वहां देखा चुंबकत्व के आधार पर हमने क्या किया, पदार्थों को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा। पहला था आपका प्रतिचुंबकीय। इसमें क्या हो रहा था, ध्यान कीजिए, क्या हो रहा था, उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहे थे, यानी उससे क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। अनुचुंबकीय, इसमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे आकर्षण हो रहा था। हो रहा क्या था, निम्न से उच्च की ओर जाते थे, लेकिन आकर्षण क्या था, धीरे धीरे हो रहा था। और लोह चुंबकीय में क्या था, आकर्षण बहुत तेजी से होता था। आकर्षण क्या होता था, तेजी से होता था। तो कहने का मतलब ये था कि प्रतिबिंब चुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान ऋणात्मक था, है ना। काई का मान क्या था, ऋणात्मक था, यानी बहुत ही कम होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थों में इसका मान क्या था, धनात्मक था।
और ये भी थोड़ा कम ही था, लेकिन लोह चुंबक के लिए इसका मान क्या था, धनात्मक था, लेकिन बहुत अधिक था। ये क्या था, बहुत अधिक था। ठीक है, और ये क्या हुए, बी और एच के रैखिक संबंधों से भी पहचाने जाते हैं। और एक हमने शैथिल्य वक्र की बात की थी, शैथिल्य वक्र को भी हमने पूरा पूरा देखा था कि शैथिल्य वक्र क्या होता है। फिर हमने बात की कि भाई चुंबक क्या होता है। चुंबक आपको बताया कि चुंबक क्या थे, दो प्रकार के थे। एक तो क्या था, प्राकृतिक चुंबक था, दूसरा क्या था, कृत्रिम चुंबक था। ठीक है, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के थे, स्थायी थे और अस्थायी थे। स्थायी चुंबक की बात की तो स्थायी चुंबक में क्या था, वे पदार्थ जो सामान्य ताप पे लंबे समय तक लोह चुंबक के गुण दर्शाते हैं स्थायी चुंबक कहलाते हैं। और इसको हमने क्या किया, शैथिल्य वक्र के आधार पे भी पढ़ा था। तो कुल मिला के छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके फॉर्मूले सूत्र जो हैं आपको याद होने चाहिए, कंसेप्ट भी अपने को अच्छी तरह पता होना चाहिए। ज़्यादा ये कठिन भी नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो थ्योरी पार्ट को आप दोबारा से देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ चीज़ों के बारे में और देख लेते हैं। हम बात करें यहाँ पे कुछ भौतिक राशियाँ, प्रतीक, प्रकृति और विमाएँ, और साथ में मैंने और भी चीज़ें ले रखी है, इनके मात्रक और कुछ टिप्पणियाँ कर रखी है। ये चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँ कि निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह दिखाते हैं μ0 से। ये कैसी राशि है, सदिश या अदिश है, तो हम ये कहेंगे कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर बात करें इसकी विमा क्या होती है, तो इसकी विमा ये होती है ml T⁻² और A⁻²। सिंपल सी बात है। और बात करें चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं, इसी को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, इसका प्रतीक क्या होता है, बी होता है। चुंबकीय क्षेत्र बच्चों क्या है, एक सदिश राशि है और इसकी विमा होती है m T⁻² और A⁻²। ठीक है, ऐसे में बात करूं चुंबक के आघूर्ण की, इसको हम क्या करते हैं, m से दिखाते हैं। आघूर्ण को, चुंबक के आघूर्ण को m से दिखाते हैं। चुंबक के आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, इसकी विमा होती है l⁻²A। ठीक है, l⁻², और A आता है। बात करें हम चुंबक के फ्लक्स, इसको क्या करेंगे, φb से दिखाएंगे। ये क्या है, आपकी अदिश राशि है, इसकी विमा होती है m l⁻², T⁻² और A⁻1 होता है। ये हमें याद होने चाहिए। चुंबकन, चुंबकन की बात करें, इसको m से दिखाते हैं। ये भी क्या है, एक सदिश राशि है, इसको l⁻1 और A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इन्हीं की बात करें मात्रक और टिप्पणी की, तो निर्वात की जो चुंबकशीलता है इसका मात्रक Tma⁻ होगा और μ0/4 पाई का मान क्या होगा, 10⁻⁻7 होगा। चर्चा करूं मैं चुंबक के क्षेत्र, इसका जो मात्रक होगा T होगा, जिसे टेस्ला कहते हैं। और इसके बारे में विशेष आपको बताया था कि एक टेस्ला में 10⁻4 गाउस होता है। ठीक है, एक टेस्ला में क्या होता है, 10⁻4 गाउस होता है। चुंबक के आघूर्ण का जो मात्रक है वो am² हो जाएगा और फ्लक्स का मात्रक होगा वेबर W, और W बराबर होता है Tm²। चुंबकन, इसका मात्रक am−1 हो जाएगा। और कहने का मतलब इसके लिए यह है कि चुंबक के आघूर्ण बता क्या होता है, आयतन होता है। चुंबक के आघूर्ण में आयतन का भाग देते हैं तो चुंबकन प्राप्त होता है। कुछ राशियां और है, हम कुछ राशियां और की बात करें। चुंबक की तीव्रता, चुंबक की तीव्रता को S से रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी एक क्या है, सदिश राशि है, और इसकी जो विमा होती है l⁻1 होती है। चुंबक की प्रवृत्ति की बात करें, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और यह भी क्या है, एक अदिश राशि है, इसकी विमा नहीं होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता μr, पता ही है, इसका सूत्र बताया हुआ है आपको। तो μr भी क्या है, एक अदिश राशि है, इसकी भी विमा नहीं होती है, विमाहीन है। और चुंबकशीलता μ, ये अदिश राशि है और इसकी विमा होती है ml T⁻² और A⁻²। ये चीज़ें बच्चों हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, जगह जगह इसको काम में लिया। आशा ही नहीं, उम्मीद है आप लोगों से ये बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी कारण कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप वीडियो को दोबारा देखिए, इस वीडियो को सारांश को देखिए, और सारांश में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपन क्या करें, पूरा जो वीडियो बनाया हुआ है उनको वापस से आप देखिए, आपको समझ में आएगी। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब ये चीज़ें समझ जाएंगे, आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे, सूत्रों को याद कर लेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं उदाहरण हल करने के लिए और प्रश्नों को हल करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चों सबसे पहले क्या करें, प्रश्नों को हल करने से, उदाहरण को हल करने से पहले इन सूत्रों को जरूर याद कर लें। पहले तो कंसेप्ट को समझें, आप वीडियो को देखें, उस कंसेप्ट को समझें, और कंसेप्ट समझने के बाद क्या करना है, सूत्रों को याद भी करना है, जिससे हम उदाहरणों को हल कर सकते हैं।
चूंकि हम अगले वीडियो में उदाहरण हल करने वाले हैं, इसलिए अगला वीडियो देखने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारे वीडियो को देख के उसमें जितने भी सूत्र काम में लिए गए हैं उसको आप अपनी कॉपी में उतारिए, उसको याद कीजिए, फिर अगले वीडियो को देखिए। तो बच्चों, मैं आज की कक्षा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।